अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। क्या आपको पता है कि 2023 से लेकर अब तक इसराइल 5 ममालिक, फ़लस्तीन समेत 5 ममालिक पर हमला कर चुका है और मंगल को छठा मुल्क हो गया कतर, जिसके ऊपर इसराइल ने जारहियत की, हमला किया और इसके बाद जो गल्फ़ ख़ित्ता है उसको भी इस तनाज़े में इन्वॉल्व कर दिया। अब कतर की एक अपनी सिग्निफिकेंस, इसके ऊपर हमने उस दिन बात भी की थी, लेकिन ये जो सारा की सारी चीज़ें हैं, टेंशन इस वक्त शदीद हाई हैं और कतर एपिसेंटर है। दुनिया के तमाम ममालिक इस वक्त नज़रें इस चीज़ के ऊपर जमाए हुए हैं कि कतर का रद्द अमल अब क्या होगा। ट्रंप ने अमीर कतर से बात भी की, उन्होंने ये दावा किया कि ये जो सब हो रहा है वो उनकी मंशा से नहीं हो रहा। फिर ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इसराइल के वज़ीर आज़म हैं, उनसे भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है ट्रंप का, और ट्रंप ने बड़ी नाखुशगवारी का इजहार किया है और ये कहा है कि कतर पर हमला गैर दानिशमंदाना फ़ैसला था। लेकिन इसराइल तो इसराइल, टस से मस नहीं। आज गुफ्तगू करते हुए नेतन्याहू ने कतर पर जो हमला किया उसका जवाब पेश किया। जो 7 अक्टूबर को हुआ उसको 9/11 में अमेरिका में जो हुआ उससे तशबीह दी और कहा कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान में जो बिन लादेन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, इसी तरह से इसराइल दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। इसमें पाकिस्तान का भी जिक्र किया गया, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बट एज़ वी स्पीक इस वक्त कतर के अंदर तमाम तर टेंशन्स बड़ी हाई हैं। जो डिग्निटरीज़ हैं ना सिर्फ ख़ित्ते के बल्कि इस्लामी ममालिक के, वो इस वक्त कुछ अपने उन्होंने डेलीगेशंस कतर भेजे हैं, कुछ ने अपनी सपोर्ट शो की है कतर को, और जैसे कि पाकिस्तान भी इस वक्त हर तरह से कतर के साथ खड़ा है। हमारे वज़ीर आज़म और उनका डेलीगेशन आज कतर पहुंचा है और वहाँ पर न सिर्फ सपोर्ट होगी बल्कि रिपोर्ट किया जा रहा है कि इतवार और पीर को एक हंगामी इजलास तलब किया गया है, जिसमें अरब ममालिक और जो इस्लामी ममालिक हैं वो क्या रद्द अमल होना चाहिए, सूरत हाल के ऊपर डिलिबरेट करेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या हैयत, क्या शक्ल निकलती है। बट इस वक्त जिस तरह से सारे ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं, फिर सऊदी अरब, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि MBS खुद जाएंगे आज कतर। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस सारे के सारे मामले से? क्या कोई मुत्तहिद हिकमत अमली बना सकते हैं सारे के सारे ममालिक, ख़ित्ता, इस्लामी ममालिक मिलकर इसराइल के ख़िलाफ़, और अमेरिका को किस हद तक मुतासिर कर सकते हैं इससे? इस सब को एक्सप्लोर करते हैं। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, शहजाद इकबाल साहब, महमल सरफराज साहिबा थ्रू वीडियो लिंक, और इरशाद भट्टी साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। महमल, आपसे शुरू करते हैं, ये बताइएगा पाकिस्तान का आज जो डेलीगेशन गया है, उन्होंने अपनी सपोर्ट वहाँ पर दी है कतर को। हम हमेशा इस्लामी ममालिक के साथ तो खड़े हैं, बट इस दौरे की इस वक्त क्या अहमियत है, ख़ासकर तब जब कतर का कोई रद्द अमल एक्सपेक्ट किया जा रहा है? देखिए रीना, पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का वहाँ जाना बहुत एक अच्छा और मुस्बत कदम है, क्योंकि देखिए हमारा एलाय भी है, हमारा दोस्त मुल्क भी है, और इस वक्त उनके साथ सॉलिडारिटी यानी इज़हार यकजहती बहुत ज़रूरी थी। और ये हमारी एक फ़ॉरेन पॉलिसी भी आप देख लें कि एक प्रोएक्टिव किस्म की है कि वहाँ जाकर और फौरी तौर पर जाकर हमने सॉलिडारिटी का इजहार किया। लेकिन जो चीज़ आपका जो सवाल है कि क्या कोई ऐसी हिकमत अमली हो सकती है, क्या कोई यकजहती के थ्रू कोई चीज़ हो सकती है, बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सी लीना चीज़ है। मतलब होना तो चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि देखिए ये कोई पाकिस्तान की वजह से नहीं, पाकिस्तान ने तो जितना पाकिस्तान कर सकता है वो तो वो कर ही रहा है, लेकिन असल में जो ये चीज़ें करनी हैं, ख़ास तौर पे अगर आप कतर के कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप फ़लस्तीन के कॉन्टेक्स्ट में देखें, या बाकी जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, तो वो मिडल ईस्टर्न ममालिक नहीं करनी, वो गल्फ़ कंट्रीज़ नहीं करनी, और उनमें खित्ते में जो सबसे 2 अहम ममालिक हैं वो है सऊदी अरब और UAE। इन 2 ममालिक की जो हमने ओवरऑल अभी तक देखा है वो बेसिकली है कि वो बात कर देते हैं, स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, लेकिन क्या उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की भी है जो लगे कि जी बड़ा कोई साथ दिया जा रहा है? क्योंकि आप देख लें ना, यमन के प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट कर दिया जाता है। अभी आपने साहब बताया कितने ममालिक पर हमला हो चुका है, लेबनान हो, ईरान हो, सीरिया हो, फ़लस्तीन। अब अगले महीने 2 साल हो जाएंगे कि हमारे सामने जेनोसाइड चल रही है। पहली चीज़ ये है लीना कि अमेरिका की सपोर्ट के बगैर, जब तक अमेरिका की सपोर्ट इजराइल के लिए ख़त्म नहीं होगी, तब तक तो वैसे ही पूरी दुनिया जो है वो वैसे कोई ख़ास नुकसान नहीं इजराइल को पहुंचा सकती। तो अमेरिका की सपोर्ट अभी तक तो कोई ऐसा नहीं लग रहा, जो मर्जी कर ले इजराइल, यानी कि उनकी इजाज़त से करे, उनकी इजाज़त के बगैर करे, उनके कहे हुए करे,
अमेरिका उनका सबसे बड़ा एलाय है और इजराइल मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा एलाय है अमेरिका का। बेशक वो बाकी ममालिक के साथ, यानी कतर से ही बड़ी दोस्ती है, सऊदी अरब से भी होगी, यूएई से भी होगी, सबसे होगी, लेकिन असल में वो दोस्त इजराइल का। दूसरी चीज ये लीना, जो मैं बात कर रही हूँ कि कोई एक हिकमत अमली जो प्रेशर के लिए इस्तेमाल हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही कि उससे जो है शायद इजराइल जो है ये नहीं होगा कि वो सब चीजें खत्म कर दे, लेकिन एक प्रेशर जरूर पड़ेगा उसमें। आप ये ममालिक जो बड़े ममालिक हैं ट्रेड एम्बार्गो कर सकते हैं, सैंक्शंस लगा सकते हैं उन कंपनीज के ऊपर जो इन्वेस्ट कर रही हैं ऑक्यूपाइड टेरिटरीज के अंदर। एयर स्पेस जो है ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं अगर ये अपनी देना बंद कर दे इजराइल को तो बहुत उनका नुकसान हो सकता है। और इस तरह की चीजें होती हैं, जिस तरह हमने देखा भी है कि रशिया के साथ क्या हुआ जब ये यूक्रेन वाली जंग के बाद दुनिया ने क्या किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये बात तो हमें मालूम है कि मुस्लिम उम्मा कोई नहीं है कोई, ये तो एक मिथ है, हर कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट देखते हैं। लेकिन मैं ये इसलिए बात कर रही हूँ कि ये जो ममालिक हैं ये अगर समझ रहे हैं कि आज अगर बात कतर तक है, कल तक इनके दहाने तक नहीं आएगी, इनके दरवाजों तक नहीं आएगी, तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि इजराइल इस वक्त बेसिकली उसने तमाम वर्ल्ड ऑर्डर पूरा का पूरा खत्म कर दिया है। यूएन की रिट बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप अगर देखें कि ह्यूमन राइट्स या इंटरनेशनल लॉ, ये सारी जो हम बातें करते हैं सब खत्म हो गई हैं। तो इस वक्त इजराइल तो ऑल इन ऑल है, वो जो चाहता है वो करता है, और अमेरिका की पुष्टपनाही उसके साथ है और अमेरिका ने उसका साथ देना नहीं छोड़ना, जब तक वो नहीं छोड़ेंगे वो। लेकिन दूसरी जानिब कोई मुल्क उनको गट्स भी नहीं दिखा रहा कि उनको खड़े होकर कोई जवाबी कार्रवाई। ईरान ने किया, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की थी जब उनके ऊपर हमला किया गया। लेकिन आप ये देखें, ठीक है कतर का हमें नहीं मालूम कि क्या होता है, लेकिन जो बड़े ममालिक दो की मैंने बात की, सऊदी अरब और यूएई, मैं दोबारा कहूँ बिल्कुल सही, ये बहुत अहम है। जब तक ये कोई स्टैंड नहीं लेंगे और खाली ये लिप सर्विस पे करते रहेंगे तो आई डोंट थिंक कि कोई भी ये रुकेगा इजराइल, बिल्कुल। तो यही आगे लेके चलते हैं। अभी आपने एलाइज की बात की, शहजाद एलाय तो कतर भी अमेरिका का है। ये रिपोर्ट भी किया जा रहा है कि नेतन्याहू से ज़्यादा खुश नहीं थे ट्रंप, उन्होंने कहा भी है कि तुमने बड़ा अनवाइज फैसला किया है ये जो हमला करके। क्या आपको लगता है कि इतना प्रेशर अमेरिका के ऊपर बढ़ाया जा सकेगा? ये जो मामला है इसके अंदर कहीं ना कहीं अमेरिका रोक सकेगा इसराइल को? और ऑब्वियसली जिस तरह महमल अभी कही थी, सऊदी अरब और यूएई, उनकी सपोर्ट कतर के साथ किस हद तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आज हम इस इंसिडेंट को एज एन आई ओपनर देख रहे हैं। अभी आपने भी जिक्र किया इंट्रोडक्शन में, 5-6 ममालिक पे तो 1-2 साल के अंदर इसराइल जो है वो हमलावर हो चुका है। 64,000 फलस्तीनियों को मारा गया है, न सिर्फ असले के जोर पे बल्कि भूख की वजह से वहां पे तकरीबन 400 अमवात हो चुकी हैं। बच्चों की वीडियोस अभी आपने देखा, जो एक लड़की पे फिल्म भी बनी है। मतलब आप सोचें कि इस किस्म की बर्बरियत है, लेकिन शायद उस तरीके से नहीं झंझोड़ा दुनिया को जिस तरीके से कतर पे यह हमला हुआ है। क्योंकि कतर जो है वो अमेरिका का एक बड़ा क्लोज अलाय है, इनफैक्ट गल्फ कंट्रीज में सबसे इंपॉर्टेंट अलाय है। और अमेरिका जो है इन कंट्रीज की सिक्योरिटी को गारंटी करता है, कतर जैसे ममालिक की। अभी जब मई 2025 में ही वहां पे गए थे डोनाल्ड ट्रंप, तो $3 ट्रिलियन की डील साइन की थी। किसने? सऊदी अरब, यूएई और कतर ने। अब ये एक मैसिव डील थी जिसपे ऑब्वियसली उनसे असला खरीदने का भी मामला था, इन्वेस्टमेंट का भी मामला था। अब सोचें कि अगर आपकी इतनी क्लोज कोऑर्डिनेशन ताल्लुक हो और इसके बाद इस किस्म का हमला हो जाए जहां पे यूएस ने गारंटी करनी है आपकी सिक्योरिटी की। डोनाल्ड ट्रंप साहब आप क्या कह रहे हैं इस हवाले से? नेतन्याहू को मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि जब वो मिसाइल आ रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? क्या आपने रोकने की कोशिश की? अमेरिका को तो पता ही होता है, और मैं जहां तक देख रहा था कि अमेरिका ने तो ये शायद कहा भी था कि हमने कतर को भी नोटिफाई कर दिया। कतर कह रहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं किया। तो कहां था वो आपका सिस्टम? जब ईरान से मिसाइल आ रहे होते हैं तो आप कहीं पे भी अपनी बेस से उसको इंटरसेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ये मिसाइल आए और कतर में हिट किए, वेयर वाज यूएस एट दैट टाइम? तो वो अब नेतन्याहू को कुछ भी कहे, ये तो एक फैक्ट है कि यूएस का अगर कोई अलाय है तो वो इसराइल है, और वो उसको आखिरी वक्त तक सपोर्ट करेंगे। यहां पर भी डिस्कशन ये हो रही थी कि हमास डील जो यूएस का एक प्लान है, जो स्टीव विटकॉफ वगैरह ये नेगोशिएट कर रहे थे, और हमास से इस पे अब जवाब देना था। और उस दौरान जो है ये हमला हो गया और हमास की लीडरशिप को, जो कि पॉलिटिकल विंग है, उनको टारगेट किया गया। तो मेरे ख्याल से अब बहुत देर से लोगों को ख्याल आया है, और शायद अरब कंट्रीज को भी ख्याल आया कि यार अगर यूएस भी गारंटी करता है हम उससे जितना भी असला खरीदें, लेकिन आखिर में जिस मुल्क से हम असला खरीद रहे हैं उससे या उसके अलाय के खिलाफ ये यूज करेंगे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो आई गेस दुनिया को पता है कि अरब कंट्रीज जो है वो इस पोजीशन में शायद नहीं है कि वो मिलिट्री की रिस्पॉन्स करेंगी, जैसे अभी महमल कह रही थी कि ईरान ने भी किया है। तो मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करना शायद इस वक्त एक ऑप्शन नहीं नजर आता, तो यही है चाहे जितना भी असला खरीद लें।
जहां तक बात है कि यूनाइटेडली क्या कर सकती है दुनिया, देखिए ये किसी, मेरे ख्याल से अब इसको मुस्लिम उम्मा से हटके देखना पड़ेगा। मुस्लिम उम्मा एक यकीनन फैक्टर जरूर है, हमारे दिल ज्यादा दुखते हैं उनके लिए, फलस्तीनियों के लिए, और जो इस वक्त मुस्लिम ममालिक में इसराइल कर रहे हैं, लेकिन ये इंसानी इशू भी है। ये अब ममालिक की खुद मुख्तारी का इशू है। कतर पे हमला, लिबिया पे हमला, यमन पे हमला, और कई ममालिक पे हमला, ईरान पर हमला, उनकी क़यादत को निशाना बनाना, ये एक दुनिया के तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी का भी इशू है। और इसलिए मेरे ख्याल से ना सिर्फ मुस्लिम ममालिक को बल्कि पूरी दुनिया को इस पर यूनाइट होने की जरूरत है। हमने पहले देखा है, अगर हम सिर्फ मुस्लिम दुनिया की बात करते हैं ना, तो हमने देखा 48 में भी इकट्ठा हुए, 1956 में भी हुए, 67 में भी हुए, लेकिन क्या हुआ नतीजा? जो फलस्तीनियों के लिए जमीन आनी थी उनके हक में, या जो इसराइल जितना बड़ा था, इसराइल तो उससे बड़ा होता गया, टेरिटरी तो उन्होंने अपनी एक्सपैंड की है, और जो फलस्तीन के हक में उस वक्त आना था उससे कम उनको टेरिटरी आज अगर मिलती है तो मिलेगी। तो इसलिए हमने इसको एक ग्लोबल इशू के तौर पे देख रहे हैं। दूसरा, हमने अपनी वीकनेसेस को देखना है। अगर हम सिर्फ मुस्लिम उम्मा की बात कर रहे हैं, जो लोग इस वक्त आप कह सकते हैं कि विक्टिम है इसराइल के, तो हमने देखना है कि हमारी कमजोरियां उस वक्त से लेकर आज तक क्या रही हैं। तालीम में हम पीछे रहे, टेक्नोलॉजी में हम पीछे रहे, इकोनॉमी हम लोगों की कमजोर रही है। इसमें से कई ममालिक जिसको अटैक किया। अच्छा, बट शहजाद, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, अगर मुस्लिम उम्मा तक भी हम रहते हैं, चलिए मुस्लिम उम्मा इसको ना करे, गल्फ करे, पूरी जो दुनिया का मेजर पोर्शन ऑफ तेल सारे का सारा एक गल्फ स्टेट से इकट्ठा करती हैं और कंट्रोल करती हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाला जाए ताकि वो इसराइल को रोकें इस जरिए से? नहीं, देखें, ये तो इनकी तो मईशत अगर इतनी डाइवर्सिफाइड होती तो ये प्रेशर डालते हैं, लेकिन अगर इन्होंने तेल देना है और यही इनके पास सप्लाई है, तो नुकसान तो फिर इनका भी होगा ना, कि तेल देना बंद कर दें। अमेरिका इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर, इसके अलावा दूसरे यूरोपियन ममालिक बड़े कंज्यूमर्स हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि मेरे ख्याल से तेल देना ही बंद कर दें अमेरिका को, मैं आज तक बात कर रहा हूँ। लेकिन देखें, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो माजी की कमजोरियां हैं उससे सीखा नहीं है। तालीम में हम पीछे रहे हैं, टेक्नोलॉजी में अमेरिका इसराइल से पीछे। क्यों आज हमारे गल्फ कंट्रीज को या हम लोगों को जरूरत पड़ती है कि हम बाहर से जाके असला खरीदें? दूसरे ममालिक बनाते हैं ना, चाइना ने बनाया, रशिया ने बनाया, यूरोपियन ममालिक बना रहे हैं, तो हम इस पे पीछे हैं, ये फैक्ट बात है। तो इल्म हो, वहां से टेक्नोलॉजी हो, पावरफुल इकोनॉमीज हो, तभी आप फाइट कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी कोई नहीं सुनी जाएगी इस दुनिया में। ये चीजें तो इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, बट मुझे थोड़ा सा नैरो डाउन कर दें, अभी क्या करने की जरूरत है, मुझे इसको नैरो डाउन कर दें। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, इस वक्त एक मूवमेंट बड़ी देर से यूरोप को भी ख्याल आ रहा है। पहले यूरोप भी कह रहा था कि यार देखें, इसराइल का हक है, हमास ने हमला किया 7 अक्टूबर को, उनका अपने दिफा का हक है, लेकिन अब उनको ये रियलाइज हो गया है कि जेनोसाइड है, वहां पे भूख को जो है एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए अब ये ममालिक हो, चाहे स्पेन हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये कह रहे हैं कि हम स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को इसी महीने यूएनजीए में रिकॉग्नाइज करेंगे। मेरे ख्याल से इन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में हमें भी अपना हिस्सा डालना चाहिए, क्योंकि अगर फलस्तीन भी एक स्टेट बनेगा तो शायद फिर ये जो हम कह रहे हैं कि खुद मुख्तारी, वैसे तो वो वायलेट कर रहे हैं इसराइल से ममालिक की भी, लेकिन फिर शायद उसके लिए उतना ही मुश्किल होगा और प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो डिप्लोमेटिकली भी करें। दूसरा एक इंपॉर्टेंट, ये ममालिक यूरोपियन जैसे तो कुछ अर्से पहले कहा था कि हम असले का जो एक्सपोर्ट है वो बंद करेंगे इसराइल को, उन्होंने नहीं किया, उनको इसके ऊपर अमल दरामद कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद, आई एम रियली सॉरी, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मुझे जरा जल्दी से आगे जाने, फिर वी हैव टू टेक अ ब्रेक एज वेल। भट्टी साहब, आप कहिएगा, ये जो आज नेतन्याहू का पैगाम आया है और उन्होंने तशबीह दी है 7 अक्टूबर को 9/11 से, और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जी जहां जहां दहशतगर्द होंगे हम वहां जाके मारेंगे, इसके किस तरह से इसकी तशरीह करनी चाहिए, इसको किस तरह देख रहे हैं आप, और क्या किया जा सकता है हिकमत अमली अब इसराइल के खिलाफ? मैडम शेख, पहली बात, बहुत अच्छी बात है शहबाज शरीफ साहब कतर गए। मैं उनके दौरे की मुखालफत नहीं करना चाहता, हम कतर के साथ खड़े हैं, खड़ा होना चाहिए, लेकिन मुझे दुख और तकलीफ़ ये है कि शहबाज शरीफ साहब हों, मरीम नवाज़ साहबा हों, आसिफ अली जरदारी साहब हों, बिलावल भुट्टो साहब हों, ये अपने अवाम के साथ कभी खड़े नज़र नहीं आ रहे। सैलाब तबाही हो गई है मैडम शेख, आप अंदाज़ा नहीं कर सकती। 5-5 दिन से लोग दरख्तों पर हैं, घरों की छतों पर हैं, भूख है, प्यास है, और किसी की बीवी बह गई है, किसी के बच्चे बह गए हैं, और कोई जो रेस्क्यू इदारे फेल हो गए हैं। 50-50, 60-60 हज़ार रुपए की कश्ती का रेट है, और ना खुराक, ना छत, ना कोई मददगार। और मैंने सुना है कि जरदारी साहब 10 रोज़ा दौरे पर जा रहे हैं चीन, और बिलावल भुट्टो भी उनके साथ हैं। कुछ खौफ खुदा करें यार,
मुल्क तबाही में है, मुल्क आफत में है, आपके दौरे ही नहीं ख़त्म हो रहे, आपके बड़े शहरों से निकल ही नहीं रहे। आपको तो वहाँ अपने कैंप ऑफिस वहाँ होने चाहिए जहाँ सैलाब आया हुआ है, मुल्तान में, जनूबी पंजाब में, उन ज़िलों में आपकी और आपकी पार्टियों को होना चाहिए। तो अफसोसनाक है और शर्मनाक है। मैडम शेख, आपका सवाल, मैं हैरान हो गया नेतन्याहू साहब का 2 मिनट का जो वीडियो पैगाम है 9/11 हमलों के 24 साल मुकम्मल होने पर जो उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया है। 2 बार पाकिस्तान का जिक्र किया, गालिबन वो भूल गए हैं कि पाकिस्तान कतर नहीं और इसराइल अमेरिका नहीं, और गालिबन वो हमारा 10 मई का मार्का हक भूल गए हैं, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस भूल गए हैं, जिसमें फ्रांसीसी राफेल भी बर्बाद हुए, रूसी 400 S-400 दिफाई निज़ाम भी बर्बाद हुआ, और आपके नेतन्याहू साहब इसराइली ड्रोन्स भी बर्बाद हुए। वो कह क्या रहे हैं? यानी वो इस तरह लग रहा है कि जिस तरह पूरी दुनिया के कमीन है उनके सामने, और वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जी हमने वही किया है जो अमेरिका ने किया था, अलकायदा का पीछा करते हुए उसामा को टारगेट किया था, हमने इन रहनुमाओं को टारगेट किया है दोहा कतर में। यानी ये भूल गए कि वहाँ सालसी कोशिशें हो रही हैं, वहाँ दफ्तर है, वहाँ अमन मुज़ाकरात की बातचीत हो रही है, या ये न्यूट्रल वेन्यू है। और वो कह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सारे मुल्क खबरदार हो जाएं। अब जिस मुल्क में दहशतगर्द हुए, अब ये नेतन्याहू साहब डिसाइड करेंगे कि कौन दहशतगर्द है और कौन दहशतगर्द नहीं है। जब वो डिसाइड कर लेंगे कि ये दहशतगर्द है, तो फिर वो उन मुल्कों पर भी हमले करेंगे। और वो कह रहे थे कि अमेरिका का 9/11 और हमारा जो 7 अक्टूबर है, जो होलोकास्ट के बाद सबसे बदतरीन वहशियाना कार्रवाई थी, ये बराबर है। और अब हम हक रखते हैं, और जो मुल्क मजम्मत कर रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। आप उनका लबो लहजा देखें, उनका सारा कुछ देखें। और ये होना था, इसलिए होना था कि जब यमन मारा जा रहा था तो ये सारे कह रहे थे कि ठीक है, ये फलां वजह से मारा जा रहा है। जब लबनान पे आफत आई हुई थी तो ये सारे चुप थे। जब इराक लीबिया बर्बाद हो रहा था ये चुप थे। जब शाम बशार अल असद भाग रहा था तो वो सारा उसके खाते में डाल रहे थे। और जब ईरान पर बमबारी हो रही थी तो ये और चक्रों में पड़े हुए थे। जब हिजबुल्लाह और हमास पे तबाही आ रही थी और इनकी आड़ में नस्ल कुशी हो रही थी, तो तब भी ये चुप थे। अब क्यों बोल रहे हैं? अब इसलिए बोल रहे हैं कि अब गले में आ गया सारा कुछ। अब पता है कि कतर के बाद अगली बारी नेतन्याहू साहब किसी दिन सुबह उठें और वो कहें कि फलां मुल्क है वहाँ भी दहशतगर्द है, फलां मुल्क है वहाँ भी दहशतगर्द है। क्यों नहीं आपने अपना आयल का हथियार जो इस्तेमाल किया? आप जो इतने अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट करने के प्लान दे रहे थे ट्रंप साहब को, क्यों नहीं कायल कर सके कि ये हमारी खुद मुख्तारी आपका है? अगर आप अपनी खुद मुख्तारी अपनी दिफा नहीं कर सकते तो क्यों नहीं किया? क्यों नहीं तिजारती सफारती बाइकआउट आपने किया? अब भुगतो। अब यही होना था। अब वो करेंगे जो कुछ है। इसराइल बुरा है, अमेरिका बुरा है। भाई ये गुड का बैड का खेला जा रहा है। अमेरिका और इसराइल खेल रहा है। इसराइल अमेरिकी आशीर्वाद के बाद हो सकता है कि बगैर हो सकता है कि इसराइल इतनी बड़ा अटेम्प्ट करे, इतना बड़ा हमला करे। तो जो कुछ बोया था, गजा के बेबसों की बद्दुआएं पीछा कर रही हैं इन सारे लोगों का। और अब भुगतो। और अब जो ये कल जागना चाहिए था, आज जागो। और कल अगर आप सफारती और तिजारती बाइकआउट कर देते, कल आप इसराइल के साथ सारे ताल्लुकात, आप तो इब्राहिम अकार्ड में खुश थे, आप तो दूसरों को तलकीनें कर रहे थे कि कबूल कर लो इसको। अब क्या हो गया है? सर, अब क्यों इकट्ठे हो? ज्यादती नहीं होगी कि इब्राहिम अकार्ड के लिए तलकीन कर रहे थे? मुझे पता है कि इसराइल को एक्सेप्ट कर रहे थे, बट उस तरह से तो नहीं। ये कहना ज्यादती नहीं हो जाएगी? जी बिल्कुल ज्यादती नहीं है। जी बिल्कुल ज्यादती नहीं है। बिल्कुल ज्यादती नहीं है। जब आपने उसको इतना शे दी, जब आपने हर इनडायरेक्ट उसके साथ खड़े थे, जब इनडायरेक्ट उसकी मदद कर रहे थे, जब इनडायरेक्ट साथ खड़े होकर आप कोई आवाज नहीं उठा रहे थे, तो वो तो बदमाश है दुनिया का। और वो तो पुलिस मैन है इस खित्ते में। उसने क्या कुछ नहीं किया इंसानियत को बर्बाद करने के लिए। इनसे तो अच्छे मुस्लिम उम्मा से तो अच्छा वो यूरोप निकला, स्पेन निकला, या बाकी मुल्क। अच्छा, आपने ये बड़ी अहम बातें भी उठाई दरमियान में कि ऑयल का हथियार, तिजारत और सिफारती बॉयकॉट क्यों नहीं किया। ऑयल का तो शहजाद जवाब दे चुके हैं, तिजारत का मैं वापस आके ज़रा उनसे लेती हूँ। लेकिन मज़हर साहब से पहले बात करते हैं। मज़हर साहब, क्या आप अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं रद्द अमल, और क्या हो सकती है हिकमत अमली? क्या वैसे मुत्तहिद भी हो सकते हैं सारे ममालिक? क्योंकि आपस में आपको पता है कतर और सऊदी अरब की भी थोड़ी सी चपकलिश है, फिर आपस में अरब ममालिक की वैसे ही थोड़ी सी अनबन रहती है। तो इसके चलते क्या कोई यूनाइटेड रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट भी किया जा सकता है?
मेरा ख्याल है सब आई वॉश है। अच्छा। अगर आई वॉश नहीं होता तो आज गज़ा में 63,000 फ़लस्तीनी नहीं मारे गए होते। अगर इन्हें फ़लस्तीनियों का कोई खौफ होता, फ़लस्तीनियों से को बचाने का कोई वो होता, इज़राइल से जो इस वक्त बर्बरियत है वो तो हो रही है। वो जो टारगेट अपना मुकर्रर करता है उस टारगेट को अचीव कर लेता है। हम सिर्फ मजम्मत, करारदाद, ये क्या एक्शन लिया आपने? किसी अरब कंट्रीज़ के मुश्तरका या इनफरादी तौर पे कोई एक एक्शन बता दें, कोई एक ऐसा इक़दाम बता दें कि उन्होंने किया हो माँ सिवाय करारदाद के। तो ये सारा आई वॉश है। ये चाहे आप कतर जाएं, सॉलिडारिटी शो करें, सब कुछ वो करें, इससे ज़्यादा और क्या करेंगे आप? ये अरब कंट्रीज़ हैं। अब वो अमेरिकन प्रेशर था, क्या था ये उसमें? इसलिए कि ये परेशान उस वक्त से नहीं थे, ये परेशान अरब स्प्रिंग के वक्त से परेशान थे। इन्होंने पूरा शाम तबाह बर्बाद हो गया, पूरा लीबिया तबाह बर्बाद हो गया, पूरा लबनान तबाह बर्बाद हो गया। कौन सा ऐसा मुल्क है अरब कंट्रीज़ का जहाँ ज़रा सी भी थोड़ी सी पॉलिटिकल अवेकनिंग हो, उसको तबाह नहीं किया इजराइल ने? और ये इन सब के जो अरब मोनार्क्स हैं, दे वर ऑल हैंड इन ग्लव्स। ये जो खामोशी होती है, ये जब तबाही हो रही होती है, बर्बादी हो रही होती है, जेनोसाइड हो रहा होता है, मैसेकर हो रहा होता है, तो खामोशी जो है वो दरअसल उस जुर्म को तक़वियत दे रही होती है और उसको बाकायदा इस तरह की शय मिल रही होती है। उसको शय मिली ना उसने, जब उसने पहला हमला किया इजराइल को और सारे अरब कंट्रीज़ खामोश रहे तो शय मिली ना उसको इसमें। तो मेरे ख़्याल में जो अरब इस वक्त जो सारा चीज़ है, आप सऊदी अरब जो है वो कतर, सऊदी अरब के मुनार कतर चले जाएं, अरब लीग का इजलास बुला लें, कोई एक जवाबी कार्रवाई हुई है मुश्तरका? ऑयल 70s में हमने इस्तेमाल किया था ऑयल को बहैसियत हथियार 70s में। अच्छा, क्या किया था ना ऑयल? सर रिमाइंड अस प्लीज। हाँ 70s में तो उस वक्त तो उसी वक्त तो सबसे पहले ये हथियार इस्तेमाल हुआ था। क्या किया था अमेरिकन? हाँ उन्होंने तो ओपन मार्केट में वो कर दिया था अमेरिकन को, और उसके बाद अमेरिकन ने उस पर तो एक बड़ी मशहूर किताब भी है गालिबन ऑयल इसमें। फिर इसी तरह जो उस वक्त के जो अरब लीडर्स थे, उस वक्त के जो मुस्लिम लीडर्स थे, ये जो आप देखें जो 74 में इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो भी फोर फ्रंट्स पे थे उनको चुन चुन के मारा गया, उनको एक एक करके मारा गया। वो सारी अरब जो, चाहे वो यासिर अराफात हों, शाह फैसल हों, अपना हाफिज़ उल असद हों, ये जितने जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, ये सारे लोग जो है जो इस्लामिक ब्लॉक बनाने जा रहे थे, उन सबको एलिमिनेट कर दिया गया। किसी को एक तरीके से किया गया, किसी को दूसरी तरीके से किया गया। इराक़ में जो अटैक हुआ उस पर भी सब खामोश थे उसमें। तो ये कहना कि कोई कुछ करेगा नहीं करेगा, लिप सर्विस के अलावा कुछ नहीं होगा। इजराइल अपने टारगेट्स पर हिट करेगा, अमेरिका जो है थोड़ी सी नाराज़गी, लेकिन अभी ये जो अरब ये फ़लस्तीनी स्टेट को तस्लीम करने की बात हो रही है, ये भी आई वॉश है, क्योंकि जो ममालिक ये कर रहे हैं उन्होंने ये कंडीशन भी लगाई है कि हमास हमास फ़लस्तीन को रिकग्नाइज किया जाएगा। सर अब तो नेगोशिएशंस का क्या फ्यूचर होता है वो एक अलग से सवाल है, बट मैं जाते जाते एक चीज़ ज़रा क्विकली, शहजाद मज़हर साहब ने अभी 1973 के ऑयल एम्बार्गो की बात की, अगर उसके ऊपर भी आप थोड़ी सी रोशनी डाल सके, और उस वक्त क्या हुआ था और क्या वो काम किया था? क्या आज के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं? जैसे आपने कहा कि आज दिस कांट वर्क। ऑल्सो भट्टी साहब ने अभी बात की कि तिजारती बॉयकॉट करें, आपको लगता है कि क्या इसकी भी कोई गुंजाइश है? जी मेरे ख्याल से इस तरफ बिल्कुल जाना चाहिए, तिजारती बॉयकॉट की तरफ जाना चाहिए। यूरोपियन ममालिक जब ये बात करते हैं, कंडेम करते हैं, और जब ये अब इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये एक जेनोसाइड है, तो मेरे ख्याल से इस किस्म के आई थिंक भट्टी साहब वो सेइंग कि जो अरब ममालिक हैं वो अमेरिका का तिजारती बॉयकॉट करें। भट्टी साहब कैन करेक्ट इफ। मुझे देखें, होने को तो करने को तो बहुत सारी बातें, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि प्रैक्टिकली होगा। तो फायदा नहीं है ना इस तरह की बात करना कि ये कर दें वो कर दें। अच्छा। तेल इतना अगर उनका है तो वो तेल अपना एक्सपोर्ट करना बंद कर दें।
ये कहने को तो बातें होती हैं, बट प्रैक्टिकली हमें पता है कि ये होगा नहीं, ना ये करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम शुरुआत इससे तो करें ना, जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है कि जो वेपन सप्लाई करते हैं यूरोपियन ममालिक वो करें, और अगर किसी किस्म की तजारत रोकी जा सकती है अरब ममालिक की जानिब से तो वो भी रोकी जाए। बट देखें, अब सिर्फ लिप सर्विसिंग से ये काम नहीं होगा, क्योंकि आज जिस किस्म का बयान नेतन्याहू ने दिया है और वो कंपेयर कर रहे हैं कि उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में जाके मारा तो पूरी दुनिया ने तालियां बजाई, मैं कहीं भी जाके कुछ भी कर सकता हूं। भट्टी साहब वांट्स टू ऐड समथिंग, आपने जो पॉइंट उठाया है उसके ऊपर एक सेकंड प्लीज। महमल भट्टी साहब। जी मैडम शेख, मैं शहजाद साहब से इस बात से तो एग्री करता हूं कि जो वेपन की बात कर रहे हैं या दिफा की बात कर रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम आप 2 कदम पीछे हटें अब्राहम अकॉर्ड से, 2 कदम पीछे हटें। आप कहें कि आज से तिजारती बाइकॉट है, आज से हमारा सफारती बाइकॉट है, कम अज़ कम ये तो आज करें। ये करने के बाद फिर अगला लाए अमल सारे मिलकर उठाएं, क्योंकि ये किसी एक अब नहीं रह गया, अब कोई ये पर्दा नहीं रह गया कि अब कोई मुल्क बच सकेगा। उसका दिल है वो जिस पे करेगा। और अगर ये सारे अरब ममालिक के, आखिरी बात, मिलकर, ये अरब ममालिक के जितने भी बड़े हैं, ये मिलकर अगर ट्रंप साहब के पास पहुंचे और ट्रंप साहब को कायल करें तो कोई जुर्रत नहीं है इसराइल की अगला हमला करने के लिए। लेकिन ये कहना कि इसराइल अकेले कर रहा है और ये कहना कि उसको ये सारा कुछ इख्तियार दे दिया जाएगा, ये तो बिल्कुल जुल्म है। मेरा ख्याल है वैसे किसी ने भी ये नहीं कहा कि इसराइल ये अकेले कर रहा है, इसमें सब इकट्ठे हैं कि पीछे अमेरिका की पुष्टपनाही है, तभी ये सब है ना मैडम शेख। अमेरिका कह रहा है कि हमें पता ही नहीं था सर, बट हमारे तज्जियाकार बाय नहीं कर रहे ना अमेरिका की बात को, और अब तो प्रूव भी हो चुका है ये चीज़ें। महमल कुछ ऐड करना चाह रही थी, फिर मेरे आपसे एक और सवाल है। बट महमल जी लीना, देखिए मैं बेसिकली जो बात करी थी यहाँ पर, अगर हम जो मुस्लिम ममालिक की बात करें ना, वो रिलीजन की वजह से नहीं कर रहे। बेसिकली तो ये है कि ये अरब ममालिक जो हैं, वो तो मुस्लिम की वजह से, हाँ। और वो उस खित्ते के अंदर है। अब अगर आप देखें ना, वैसे पाकिस्तान का किरदार, पाकिस्तान ने तो आज तक इसराइल को रिकग्नाइज ही नहीं किया। पाकिस्तान ने तो बड़ी अच्छी एक प्रिंसिपल आइडियोलॉजिकल पोजीशन रखी हुई है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। लेकिन उधर खित्ते के अंदर क्या है कि कुछ ने ऑफिशियली रिकग्नाइज किया, कुछ ने अनऑफिशियली रिकग्नाइज किया, और बाकी भी सारा कुछ उधर चल रहा है। अच्छा, और उधर एक दूसरे को इस्तेमाल भी करते हैं इसराइल के खिलाफ, यानी अगर इसराइल किसी एक पे करता है तो उसमें कईयों को उसकी खुशी भी होती है, कोई उसको बैक वो भी कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ ये करें, यानी कि पीछे से ऐसी चीजें कर रहे होते हैं। तो ये जो चीजें ना, ये हिपोक्रेसी में करी, क्योंकि देखें नाउ द वॉर इज एट देयर डोर स्टेप। ये अगर समझ रहे हैं ना कि कतर, यानी कि इतने 5-6 ममालिक पे वो अगर अटैक कर गया तो कतर रह के बाद किसी और पे नहीं होगा, ये आप भूल जाएं। जो नेतन्याहू ने बात की, उसका मतलब है कि अब उसकी मर्जी वो किसके ऊपर अटैक करे, और कोई रोकने वाला नहीं होगा। इसलिए चाहिए इनको यूनिफाइड। एक चीज मेरे जहन में सवाल आ रहा था, आप में से कोई भी ये जवाब देना चाहे। वैसे तो मैं भट्टी साहब या शहजाद के पास लेके जाई थी कि क्या पाकिस्तान कतर की अस्करी मदद भी कर सकता है, और अगर ऐसा है तो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? भट्टी साहब मैडम शेख, इस सारे जो इस क्राइसिस है, अगर इसको संजीदगी से, अब जाहिर है वो संजीदा तो लेंगे ही अरब ममालिक, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान साहब अगर पहुंच जाते हैं और वो कोई फैसला करते हैं तो बिल्कुल कर सकता है पाकिस्तान। क्यों नहीं करनी चाहिए? कतर के साथ खड़ा होना चाहिए, करनी चाहिए। शहजाद से भी ले लेते कमेंट, इकट्ठे होने चाहिए। ठीक है शहजाद, वो टर्म्स बड़ी चेंज कर देगा ना अगर इस तरह की अस्करी मदद करता है तो। अब देखिए, मैं इस पे कोई जवाब नहीं दूंगा कि क्या करना चाहिए, क्या ये हो नहीं सकता। पाकिस्तान, आपको लगता है कि कोई इतना ताकतवर, इतना अमीर मुल्क है कि वो अमेरिका को हेड ऑन लेगा? और क्या हम ये कर सकते हैं कि पूरे हम गल्फ को जो आके उनका दिफा करें? ये प्रैक्टिकल बात नहीं है मेरे ख्याल से। वी आर नॉट सच अ ह्यूज पावर। हाँ, हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ था, हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया के साथ, हमारा अफगानिस्तान बहुत बड़ा हॉट है। इसमें अगर हम ये कहें कि हम पूरे गल्फ को सिक्योर करेंगे, नहीं, वी आर नॉट सच अ पावरफुल कंट्री। मेरे ख्याल से ये तो एक अजीब सी बात है। मतलब आप वैसे कह सकते हैं कि हाँ हमें करना चाहिए, करने को कौन मना करेगा? सोशल मीडिया के ऊपर बहस चल रही है इस चीज के ऊपर भी कि गल्फ कंट्रीज शुड हैव लुक्ड टू पाकिस्तान फॉर देयर मिलिट्री असिस्टेंस। मैं साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे इसके ऊपर? और उसके जवाब हम देखें, हम उसके जवाब में देखें, हम उनकी ट्रेनिंग में मदद करते हैं, मुख्तलिफ मशकों। बिल्कुल सही है शहजाद, बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, मशक़ कर रहे होते हैं, बट ये मुख्तलिफ मानी होंगे। बिल्कुल सही, ये रद्द अमल में उनका साथ देना मुख्तलिफ मानी। आप कोई कलेक्टिव उसमें पूरा वो करके फैसला करें। यहाँ मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ ना कि ये जो है ये सारी लिप सर्विस है, ये कुछ नहीं करेंगे। इसलिए कि इनमें से बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो चाहते हैं हमास ख़त्म हो जाए, जो चाहते हैं हिजबुल्लाह ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो खुद फील करते हैं, थ्रेटन फील करते हैं।
बट सर अभी महमल भी जैसे कही थी, अब तो दरवाजे पे आ गई है ना जंग, और कल का पता नहीं है, जिस तरह से नेतन्याहू सबको धमका रहे मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तब भी आपको लगता? वो तो आपको उस वक्त ही समझ लेना चाहिए था जब सीरिया तबाह हो रहा था, जब जो है लीबिया तबाह हो रहा था। आप ये समझे क्योंकि ये सोवियत ब्लॉक्स के लोग हैं। माजरत के साथ आई गेट योर पॉइंट, लेकिन अब मुझे शदीद कहा जा रहा है ब्रेक लेने के लिए, तो आई हैव टू टेक अ ब्रेक। लेट्स टेक अ ब्रेक, वापस आते आपके सवालों के साथ। वेलकम बैक। आप लोगों ने YouTube के ऊपर सवाल भेजे हैं, तजियाकारों के सामने रखते हैं। मैं सबसे करते हैं पहला सवाल, क्योंकि आज की तारीख 9/11 24 साल मुकम्मल हो गए हैं, और पूछा जा रहा है कि 9/11 के बाद दुनिया में दहशतगर्दी के खिलाफ जंगें हुई, आलमी सियासत के तनाजुर में काफ़ी चीज़ें बदली। मैं साहब, क्या वाकई दुनिया ने साने से कुछ सीखा है या सिर्फ नए तनाज़ात ने जन्म लिया? देखिए, ये ग़ालिबन 2009 या 10 की बात थी। मैं स्टेट डिपार्टमेंट की एक मीडिया ब्रीफिंग में गया था, और मैंने वहाँ ये सवाल पूछा था कि 9/11 के बाद ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो ख़र्च किए गए वॉर अगेंस्ट टेरर में, तो क्या टेररिज्म ख़त्म हुआ, कम हुआ या बढ़ा है? तो ही अल्टीमेटली सेड कि नहीं, बढ़ा है टेररिज्म। आज 24 साल बाद अगर हम यही सवाल करें कि क्या 9/11 के बाद ये जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ी गई, इस आलमी जंग में दहशतगर्दी कम हुई है, ख़त्म हुई है या बढ़ी है? उसके बाद कितने ग्रूव्स बने? उसके बाद इसलिए कि जो टारगेट किया गया और जो एक नैरेटिव बिल्ड किया गया वो इस्लामोफोबिया के नतीजे में बिल्ड किया गया। उसमें सिर्फ उन टेररिस्ट या उनको टारगेट नहीं किया गया जो 9/11 में, उन्होंने पूरे उसको टारगेट करके, और उसके नतीजे में एक रद्दअमल सामने आया, रिएक्शन सामने आया। उसके ही नतीजे में आपने जिन ममालिक का हम अभी पिछले सवालों में बात कर रहे थे, उन ममालिक को टारगेट किया आपने, उनको बिल्कुल सफ़ाए हस्ती से मिटाने की कोशिश की आपने। इसी तरह आज जो गाज़ा में हो रहा है, ये भी उसी पस मंज़र में आप चले जाएँ उसमें, जब कोल्ड वॉर के ज़माने में। तो ये जो 9/11 बहुत बड़ा वाक़या था, 9/11, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत 3-3.5 हज़ार लोग एकदम यकमुश्त धमाकों में उसमें मारे गए थे। उसमें उसकी जो भी स्टोरी वो करें, लेकिन उसके बाद जो अमेरिकन पॉलिसी रही, उन अमेरिकन पॉलिसीज़ की वजह से टेररिज्म में इजाफा हुआ है। उन अमेरिकन पॉलिसीज़ ने आज भी इस चीज़ की ज़रूरत है 24 साल बाद भी, कि दुनिया जो है वो सिर्फ ये पर्टिकुलर टारगेट करके वो नहीं करे, दुनिया देखे कि स्टेट टेररिज्म भी तो हो रहा है, क्या इजराइल स्टेट टेररिज्म नहीं कर रहा? तो डिफ़ाइन करें टेररिज्म को, डोंट कन्फाइन टेररिज्म के जी ये सिर्फ जो है इंडिविजुअल्स ग्रुप्स हैं, बिल्कुल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन स्टेट टेररिज्म की किसी तरह इजाज़त नहीं दी जा सकती। ओके, ठीक है मान साहब, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जी, भट्टी साहब से सवाल करते हैं। भट्टी साहब, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस के चीफ जस्टिस को ख़त लिखने के मामले पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने रद्द-ए-अमल दिया है। वो समझते हैं कि ऐसी बातें टी रूम्स में होनी चाहिए, ये रुझान इदारे की भलाई में नहीं है, आपस में ही सुलझा लेना चाहिए जजेस को, पब्लिक नहीं होने चाहिए लेटर्स। क्या आप समझते हैं दुरुस्त बयान है? मुबारक हो मैडम शेख कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब को टी रूम का भी पता है, और टी रूम भी होता है कोई सुप्रीम कोर्ट में, और ऐसी बातचीत जो हो रही है वो मामला हल नहीं करना। हाँ, अलबत्ता जाकर टी रूम्स में बातें बुतें कर लो, अब जो दिल की भड़ास है वो निकाल लो, ख़त ना लिखो। मैडम शेख, जब काजी फ़ायज़ ईसा साहब ख़त पे ख़त लिख रहे थे, तब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये क्यों नहीं कहा कि ये ख़त क्यों लिख रहे हो भाई, टी रूम्स में बातें करो? उस वक़्त तो वो ख़तों के हामी थे, सुप्रीम कोर्ट की तकसीम को कह रहे थे कि ये तो जुल्म हो रहा है, आज़ाद अदलिया और ये सहूलतकार जज और फलाना, वो तो अलम में बगावत बुलंद करके फिर रहे थे। आज क्यों याद आ गया? और फिर जो 2 सफ़ाती ख़त लिखा है 4 जजेस ने, मंसूर अली शाह साहब, अतर मिनल्ला साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहबा, तो ये जो बातें हैं, ये इस पे कोई नहीं आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे, वो इदारे की भलाई के लिए कह रहे हैं कि ये मंजर आम पे नहीं आनी चाहिए। क्या इदारे की भलाई इसी में है कि ये जो बात लिख रहे हैं कि फुल कोर्ट इजलास में इन्होंने शिरकत नहीं की, पता किया है क्यों नहीं की शिरकत, या कोई इनके पास पहुंचा है आज़म नज़ीर तारड़ साहब के भाई क्या हो गया है? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बजरिया सर्कुलेशन समरी मंजूर हुए, क्यों हुए? ये कोई बुरा सवाल है 4 जजेस का?
फिर कि इजलास क्यों नहीं बुलाया गया, फुल कोर्ट इजलास, सुप्रीम कोर्ट की रूल्स के लिए इज्तिमाई मुशावरत क्यों नहीं की गई। ये कोई बुरी चीज़ है कि इज्तिमाई मुशावरत होनी चाहिए थी? या फिर इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह का ख़त, या फिर इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के ख़त। अभी मंसूर अली शाह साहब ने कल ख़त 2-4 दिन पहले ख़त लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में इज्तिमाई दानिश ख़त्म हो गई है। तो ये क्या बुरी बात वो कर रहे हैं? वन मैन शो है इस पर। तो फाइज ईसा काजी और पूरी मुस्लिम लीग जो थी खिलाफ थी कि वन मैन शो नहीं होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, तो आज वो कह रहे हैं कि वन मैन शो है, तो ये बुरी बात है। और फिर जजेस को रियासत का कुल वक्ती मुलाजम बना दिया गया है। इस पर आजम नज़ीर तारड़ साहब का कोई जवाब है उनके पास कि ये मंसूर अली शाह साहब ने क्यों लिखा? तो अब बात ये है कि टी रूम्स में क्यों बातें हों, ये क्यों बातें हों ही क्यों कि टी रूम्स तक पहुंचे। और दूसरा, इदारे की भलाई इसमें है कि इन मसाइल के साथ चला जाए या ये मसाइल हल किए जाएं। ओके, भट्टी साहब की आपने राय जानी। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे बाकी दोनों सवालों के साथ। वेलकम बैक जी। महमल से सवाल करते। महमल, आपसे अंसार अब्बासी साहब की खबर के ऊपर सवाल हो रहा है जिसमें दावा किया गया कि पार्टी ज़राए तहरीक इंसाफ के कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब को अगर मुकम्मल इख्तियार दे दिया जाए तो वो बानी के लिए भी गुंजाइश पैदा कर सकते हैं और पार्टी के लिए भी कोई रिलीफ ले सकते हैं। क्या आपके ख्याल में इसमें कोई हकीकत है और क्या गौहर साहब को मुकम्मल इख्तियार भी मिल सकता है? देखिए लीना, पहली चीज़ तो ये है कि ये बात दुरुस्त है कि बैरिस्टर गौहर साहब एक ऐसे शख्स हैं कि जिन्होंने कभी भी कोई एक एक्सट्रीम पोजीशन नहीं ली। यानी कि अगर आप देखें, बड़े ही वो पोलाइट इंसान हैं, वो बात भी जिस तरीके से करते हैं शाइस्तगी से, उन्होंने किसी के ऊपर कभी उस तरह पर्सनल अटैक भी नहीं किए, हुकूमती लोगों के ऊपर भी हो या एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी। और फिर उन्होंने 9th में हो, दूसरी चीज़ें वो उनके ऊपर भी बात कर चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, डायलॉग से भी उनको कोई मसला नहीं है। लेकिन असल चीज़ वही है, वो जो आपका सवाल है अदनान का, कि क्या बैरिस्टर गौहर को वाकई ये इख्तियार मिल पाएगा, इसी में जवाब है। मसला ये है कि इमरान खान साहब ये इख्तियार किसी को देने को तैयार ही नहीं, वरना ये बात हुकूमती लोग PDM 1 हो या PDM 2 हो, ये बात कर चुके हैं कि अगर एक सियासी डायलॉग शुरू हो तो फिर ही सियासी स्पेस निकलेगी ना, पॉलिटिकल स्पेस तभी बनती है और आहिस्ता 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 करके ही कोई चीज की तरफ जाएगी। ये नहीं हो सकता कि 1 हफ्ते में ही कुछ कर दो, 2 हफ्ते में इमरान खान बाहर आ जाए, 3 हफ्ते में ये चीज हो रही, ये तो नहीं हो सकती। सारी चीजें जो है ओवरनाइट नहीं होती। लेकिन इमरान खान साहब किसी को वो देने के लिए तैयार नहीं। दूसरी चीज ये कि वो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डायलॉग एस्टैब्लिशमेंट के साथ हो, या वो डायरेक्टली उनसे बात करें, या ये है कि कोई अगर उनके अपने भी पार्टी के लोग हैं वो एस्टैब्लिशमेंट ही से बात किया जाए। एस्टैब्लिशमेंट डायलॉग के लिए कोई तैयार नहीं है, ना वो बात करना चाहते हैं। तो इसलिए अगर बैरिस्टर गौहर को वाकई ही वो ये मुकम्मल इख्तियार दे, जो कि वो नहीं देंगे, सही है, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, आए दिन जिस तरह के उनके बयान इख्तियार नहीं देंगे, लेकिन आपको लगता है कि अगर मिल जाए तो फिर गुंजाइश कोई ना कोई वो निकाल सकते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत शुक्रिया महमल। माजरत, थोड़ा टाइम हमारे पास कम है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। शहजाद इकबाल साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि एक थिंक टैंक की रिपोर्ट सामने आई है जिसने ये तशवीश का इजहार किया है कि दुनिया में प्रेस की आज़ादी 50 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। इसकी वजूहात और इसके मुहर्रकात आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल से 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि हमारे सोसाइटी में या पूरी दुनिया में इंटॉलरेंस जो है वो बढ़ रहा है, अदम बर्दाश्त इस हद तक बढ़ रहा है कि आपको किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। और स्पेशली हुकूमत में जब आप होते हैं तो आप क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आप प्रेस पर जो है इसका गुस्सा निकालते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, हमने देखा है कि दुनिया के कई ममालिक में राइट विंग या फार राइट विंग जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इमर्ज कर रहे हैं। और ऑब्वियसली वो जब ऑपोजिशन में होते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है मीडिया, लेकिन जब वो हुकूमत में आते हैं तो ये क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये रिवाज हम देख रहे हैं, चाहे आप देखें अमेरिका से लेकर पाकिस्तान में यही सिलसिला चलते हुए आ रहा है। इंडिया का इतना बड़ा मीडिया था वहाँ का, उसका भी यही हाल है, टोटली कंट्रोल्ड है, क्योंकि वहाँ पे जो राइट विंग पार्टीज हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाती ये क्रिटिसिज्म जो मीडिया पे हो रहा होता है। तीसरा, मुझे लगता है एक फैक्टर सोशल मीडिया पे भी है। सोशल मीडिया क्योंकि बहुत ही ज्यादा मादर पे आजाद है, वहाँ पे उस तरीके से कंट्रोल नहीं है जो कि दूसरे मीडिया पर है। तो वहां से जब क्रिटिसिज्म आता है और इतना सख्त किस्म का क्रिटिसिज्म आता है तो उसको फिल्टर करने के लिए या काउंटर करने की भी कोशिश की जा रही होती है, जिसमें अक्सर हम बात करते रहे कि सोशल मीडिया पर सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा होता, एक तूफान बदतमीजी हो रही होती है, ना जबान का लिहाज, एलिगेशंस बगैर किसी एविडेंस के। तो उसको भी जब आप कंट्रोल करने जाते हैं तो ऑब्वियसली अब वो भी एक बड़ा मीडियम है, न्यूज मीडियम है, तो वहां पर भी आप देखते हैं कि उसको जब कंट्रोल करने की कोशिश होती है तो उसका नतीजा यही होगा कि जो
आजादी है, प्रेस फ्रीडम है, उसमें जो है उसकी रैंकिंग नीचे जाती जाएगी। तो मुझे लगता है ये ये दो तीन रीजन है, मुझे लगता है जिस वजह से हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में प्रेस फ्रीडम जो है वो नीचे जाता जा रहा है। डू यू थिंक ये कुछ बेहतरी आएगी इसमें या वक्त के साथ साथ होता जाएगा? इस वक्त तो ये कहना मुश्किल है, बल्कि मेरे ख्याल से ये होना मुश्किल है कि इसमें बेहतरी आए। मुझे लगता है जिस सिमत में इस वक्त दुनिया आगे बढ़ रही है उसमें कोशिश हुकूमतें और लीडर्स यही करेंगे कि इसको ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करें। हालांकि बहुत ही तशवीशनाक बात है। इसी के साथ हमारे खत्म होता है, तो इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।